गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा सभी को? जी सर। यस, लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। लास्ट टाइम वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ कोलराज रूल, और उसमें मैंने आपको कोलराज रूल के अंदर डीपीपी आज डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। वी वर ऑन कोलराज रूल, और कोलराज रूल में आपको एप्लीकेशन कर रहे थे। लास्ट टाइम में हम यहां थे, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज रूल। इसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन था वो डन हो गया था हमारा फर्स्ट। इससे हम क्या निकाल सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे टू कैलकुलेट द लेमडा इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, हम इससे जो भी आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था उस चीज में, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे टॉपिक था हमारा वो सारा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कांस्टेंट और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो सारा भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा मतलब, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हो आप। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो लेमडा कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर लेमडा सी अपॉन लेमडा इन्फिनाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लो दोनों टाइम की, चाहे मोलर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो लेमडा इन्फिनाइट क्या होगा आपका, ये जैसा लास्ट क्लास में किया, इट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और ऊपर वाला लेमडा जो आ जाएगा आपका वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन। तो जो आप अल्फा निकालते हैं वो अल्फा मेजरमेंट से जिससे आता है वो बेटा ये मेजरमेंट होता है, कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस मेजर कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी भी का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कितना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो गिवन कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर पर या 2 मोलर पर, जिस पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है, तो उससे हम ये चीज निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एज एग्जांपल HA इज ए वीक एसिड। सपोज कोई आपके पास एसिड है HA इज ए वीक एसिड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of aqueous solution of HA is, या इसका कंसंट्रेशन दे दो, ऑफ एच, या ऐसे दे दो ऑफ HA, या कंसंट्रेशन देनी है तो 0.1 मोलर HA इज, कोई भी वैल्यू दे देगी आपको, सपोज 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस at infinite dilution is 100
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट फॉर HA, then calculate degree of dissociation of weak acid, then calculate degree of dissociation of weak acid HA। तो इस एसिड के लिए सपोज आपको अल्फा निकालना है, तो वेरी सिंपल, तो अल्फा कैलकुलेट करोगे बेटा आप, अल्फा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आपका है वो C कंसंट्रेशन पर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर ले लो आप। तो गिवन है आपको दोनों, ऊपर वाला गिवन कंसंट्रेशन पर 10 था, टोटल ये आ गया 100, तो कितना हो गया 0.1। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 100, इतना परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज पूछना है तो परसेंटेज में, और 1 में से पूछना है तो 0.1 पार्ट। तो जो आप 11th में अल्फा निकालते थे वो यहाँ 12th में भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर आप जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस है उसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे हम सिंपली किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी कोलोराडो का हेल्प हो गया। तो अल्फा से रिलेटेड 11th क्लास में जितना भी पार्ट था वो बेटा सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। और क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, टू कैलकुलेट dissociation constant of weak electrolyte। इसके लिए फार्मूले वही यूज करोगे, फार्मूला ये यूज करोगे, शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं अब आपको कि 11th क्लास का टॉपिक है। सपोज एसिड के लिए के निकालना है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होगा 4। ये फार्मूला एसिड है तो एसिड के लिए ए लिख दो, बेस है तो बेस के लिए बी लिख दो, लेकिन 4 मोनो बेसिक वीक एसिड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उससे आप अल्फा ऊपर वाले फार्मूले से कर सकते हो, फिर के निकाल लो। अगर ये इफ ये जो अल्फा लेस देन या मोर देन 10, लेस देन 10% है, लेस देन 10%, तो नेग्लेक्ट कर दिया करो इसको आप। तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो। देन आप क्या लिख सकते हो, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो वहां से अल्फा ऊपर से आ जाएगा, कंसंट्रेशन भी आ जाएगी, तो ऊपर वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। वहां से आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, के ए निकाल सकते हो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो फिर वैसे पूरा चैप्टर चलने लग जाता है कि भाई जो भी 11th में आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम एसिड बेस किया था वो सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो इवन आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पीएच भी निकाल सकते हो। टू कैलकुलेट पीएच फॉर चाहे वीक एसिड हो, बेस हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो वो वाले फार्मूले अब यहाँ शॉर्टकट में बता दूं कि H प्लस आयन निकालने के ये फार्मूले होते हैं। पीएच जब भी कैलकुलेट करो, एसिड है तो H प्लस आयन निकालो, बेस है तो OH निकालो, फॉर एसिड या बेस। फॉर एसिड हो तो हिंट दे रहा हूं, H प्लस आयन इज इक्वल टू सी अल्फा से निकाल सकते हो, या सी अल्फा से, और या निकाल सकते हो H प्लस आयन सी अल्फा, और निकाल सकते हो अंडर रूट जो एसिड का के है इंटू सी से निकाल सकते हो, और आप निकाल सकते हो के ए अपॉन अल्फा, जो भी आपको डेटा दे रखे हो उनका यूज करके, बिकॉज के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है के अपॉन अल्फा। ये अच्छी तरीके से याद कर लो, 11th में करवाया जाता है वैसे ये काम, 11th में करवाता हूँ ये बच्चों को, बट यहाँ पर यूज हो तो आप क्या निकालना है, पीएच निकालना हो तो एसिड हो तो H प्लस निकाल लेना, बेस हो तो यही फार्मूला H प्लस आयन की जगह OH नेगेटिव आ जाएगा। बाकी सी वही कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ए की जगह बी लगा देना, के बी इंटू सी, या के बी अपॉन अल्फा, जो आपको डेटा दे रखा हो उससे निकाल लेना। अगर H प्लस आयन आ जाएंगे तो पीएच निकल आएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम ले लेना H पॉजिटिव आयन का। H पॉजिटिव आयन पहले इनमें से किसी, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा आपका, वो 11th के आप मटेरियल से आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई डेटा होगा जिससे H प्लस आयन निकाल लेना, उसका नेगेटिव लोग लेना, पीएच आ जाएगा। और अगर बेस हुआ तो पहले पीएच निकलेगा, पीएच भी उसी फार्मूले से निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ
OH नेगेटिव आयन, बाद में 14 में से माइनस कर देना, पीएच बाद में निकलेगा, 14 माइनस पीओएच। तो ये सारा 11th का पार्ट है। तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल सकते हो, के ए निकाल सकते हो। देखो अगला ही पार्ट हो गया, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या सी और अल्फा की वैल्यू पता हो जाए, या के ए और सी का अंडर रूट पता हो जाए, या के और अल्फा पता हो जाए, तो H प्लस आयन या OH आयन निकाल सकते हो। उससे आप पीएच और पीओएच कैलकुलेट कर सकते हो। इवन आपके पास वीक सॉल्ट भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है। तो वाटर जैसे वाटर का KW निकाल सकते हो आप। टू कैलकुलेट KW फॉर वाटर, तो KW वाटर का भी KW निकाल सकते हो। तो KW वाटर का निकालोगे कैसे, देखो 11th में फिर आपने पढ़ा है, KW ऑफ वाटर कितना होता है, H प्लस आयन इंटू OH आयन, और जितनी H आयन होगी उतनी OH आयन होगी। इसको KW जो है वाटर की सोलिबिलिटी ले लेते हैं S, यहां से इसको आप S ले लो। तो KW इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, सपोज ये S है मोल पर लीटर, ये भी S है, तो जितना H होगा उतना OH आयन, तो KW की वैल्यू S स्क्वायर से आ जाएगा। और इधर क्या है, सोलिबिलिटी जो है एक्चुअल में ये जो है ये इक्वल टू होगी मोलरिटी ऑफ वाटर, इक्वल टू मोलरिटी ऑफ वाटर। तो मोलरिटी या तो फार्मूला पढ़ा हुआ है, देखो लेमडा, जो आपने मोलर कंडक्टेंस निकाला था, लेमडा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन क्या होता था, मोलरिटी। तो मोलरिटी की ये जगह ये सोलिबिलिटी रख देना। तो आप क्या करोगे, एस पहले ये सारे डेटा दे रखे होंगे आपको, ये वाटर के लिए यूज करना है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर निकाल लो, ये भी वाटर का निकाल लो, सोलिबिलिटी वाटर की मतलब कितना आयोनाइजेशन हो रहा है। तो इस फार्मूले से क्या करोगे, लेमडा एम निकाल के, लेमडा एम कंडक्टेंस गिवन होगा, कापा गिवन होगा, एस निकल आएगा, और एस इंटू एस आके KW निकल आएगा। और वाटरी क्यों, आप मान लो H2O ही क्यों, H2O की बजाय आप ये भी तो निकाल सकते हो, कोई भी सॉल्ट है उसका KSP भी निकाल सकते हो, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। बट ये शॉर्टकट होगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, सारा 11th क्लास का आपका टॉपिक है, पूरा बहुत बड़ा वाला चैप्टर है इक्विलिब्रियम वाला, उसमें है ये सारे पॉइंट, यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सर। तो आप इवन क्या कर सकते हो, टू कैलकुलेट KSP फॉर सॉल्ट, फॉर स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, KSP निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी सॉल्ट हो, जैसे मान लो सॉल्ट है आपके पास AXBY, तो 11th में शॉर्टकट सिखाते हैं, AXBY का KSP निकालना है। तो KSP इसकी सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेट होगा, KSP इज इक्वल टू जितने कैटायन है, जैसे X कैटायन है तो X की पावर X, जितने एनायन है, जैसे बी वाई के पार्टिकल जो है वो एनायन है वाई, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी और पावर ऐड कर दो X प्लस वाई, तो इससे आपके वापस सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। जब ये सॉल्युबिलिटी आ जाए तो सॉल्ट का लेमडा निकाल लोगे, उसमें भर दोगे ये लेमडा मोलर कंडक्टेंस किसकी, सॉल्ट की, जैसे AXBY इज इक्वल टू कापा सॉल्ट का इंटू 1000, और यहां सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की, सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की कौन सी वाली है, ये वाली। तो इवन आप चाहे इधर से इधर चलना हो, चाहे इधर से इधर चलना हो, मान लो आपको KSP निकालना है स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट का, तो KSP की वैल्यू यहां से निकालोगे, सॉल्ट का मोलर कंडक्टेंस गिवन होगा, कापा साल्ट का गिवन होगा, ये जो लेना है आपको मैक्सिमम लेना है, मतलब इन्फिनिटी वाला लेना है, ये इन्फिनिटी वाला यूज करना, इन्फिनिटी लिख दो या जीरो लिख दो, वो कंडक्टेंस और डाइल्यूशन के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ से देखो लेमडा मोलर आपको दे रखा होगा, कापा दे रखा होगा साल्ट का 1000, तो सोलिबिलिटी निकाल लोगे, इस फार्मूले में सोलिबिलिटी रख दोगे, KSP इज इक्वल टू एक्स का एक्स, एक्स मतलब कैटाइन कितने, वाई मतलब एनाइन कितने, वो पावर भी उतनी है, सोलिबिलिटी आ जाएगी तो KSP कैलकुलेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या काम कर रहे हो बेटा, आप देख रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो आपका ये कोलोराउज रूल है, कोलोराउज रूल से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो भी चीजें निकाल सकते हो वो निकालोगे। +2 में क्या निकालना सीखा आपने, +2 में निकालना सीखा है लेमडा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पिछली क्लास में बताया। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपने लेमडा इन्फिनिटी सीख लिया तो जो भी अल्फा या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी निकाल सकते हो, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा क्या होगा, गिवन कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इन्फिनिट डिल्यूशन पर कंसंट्रेट। अगर अल्फा निकल गया तो के निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर।
एसिड या बेस में H पॉजिटिव OH निकाल सकते हो, फार्मूले आपको ये लर्न होने चाहिए 11th वाले, तो वहां से ही आ जाएगा। KSP ऑफ वाटर निकाल सकते हो, यहाँ से H प्लस OH आयन मतलब सोलिबिलिटी निकाल लोगे, कंडक्टेंस से वो फार्मूले में रख दोगे। सॉल्ट का, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का KSP मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप, उसमें भी वही फार्मूला है। सॉल्ट का भी सोलिबिलिटी निकाल लो, फिर फार्मूले में रख दो आप। क्लियर? तो ये बहुत सारे यूजेस आप एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं। तो यहां पर आपका पिछला कोलोराउस वाला पॉइंट था, वो हम कंप्लीट करते हैं। यहां से हमारा नया पॉइंट फिर स्टार्ट करते हैं। सर टेस्ट के डाउट भी है आज। कोई बात नहीं बेटा, अब मैंने आज उसको ना वो मेरा थोड़ा कर नहीं पाया, इस पर आपके ले नहीं पाया स्क्रीन पे, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अभी आपका फेज भी आने वाला है, तो और भी जो प्रॉब्लम होंगी बीच में हम डिस्कस कर लेंगे, मॉड्यूल भी करेंगे, आ जाएंगे वो। तो आप इससे स्पेरिंगली सोल्यूबल से KSP निकाल सकते हो आप। अब ये पार्ट हुआ, देखो अभी तक अगर आपने पार्ट पर ध्यान दिया हो तो देखा जाए तो एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है अभी हमारा। इतना बड़ा टॉपिक था लेकिन एक ही, वो क्या टॉपिक था हमारा कि कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है, फिर उन कंडक्टेंस में डाइल्यूशन का, टेम्परेचर का, इन सब का क्या इफेक्ट होता है। डाइल्यूशन का इफेक्ट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कैसे इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग पे कैसे होता है, और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ा कोलराउज रूल का। कोलराउज रूल से हमने डिफरेंट टाइप की चीजें निकाली, मतलब इट्स ऑल अबाउट द कंडक्टेंस टॉपिक। एक तरह से एक टॉपिक है ये पूरा आपका बड़ा कंडक्टेंस टॉपिक, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है आपका, डिफरेंट टाइप में है। तो अब मैं देखो दूसरा पार्ट इसका यहां से लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला पॉइंट यही आता है कि बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते किसको है, इंट्रो। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन प्रोड्यूस करता हो, प्रोड्यूस आयन, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और आयंस के थ्रू अपनी कंडक्टेंस करता हो, पहले मैंने बताया हुआ है, प्रोड्यूस आयन विच कंडक्ट विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं हम, देखो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ discharging of ions on opposite charge electrode by passing electricity. It is the प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग का मतलब बताऊंगा क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस ऑन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आयन अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाके डिस्चार्ज होते हैं। यहां पर डिस्चार्जिंग का मीन क्या है वो देखते हैं हम। ड्यूरिंग discharging a chemical change occurs by oxidation at anode। जहां पर आपका ऑक्सीडेशन होगा उसको हमेशा एनोड बोलेंगे। During discharging, a chemical change occurs by oxidation at anode and by reduction at cathode। जब कभी भी आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जहां आयन पड़े हुए वहां इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, देन आयंस move toward the opposite charge electrode and they show a chemical change. What is the chemical change? Chemical change is a chemical reaction, oxidation or reduction।
एनोड होगा तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और कैथोड होगा तो उस पर रिडक्शन होगा। वो अपने आप चला जाएगा कि भाई कौन सा आयन जाना है, जैसे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। किसी भी टाइप का आयन हो अपने पास, सपोज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो अपने पास, इवन वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। जैसे एज एग्जांपल वाटर एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, या इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सपोज बेटा हमारे पास कोई सेल है, सेल में हमारे पास टू टाइप के एनोड हैं, इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव वाला है और वन नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में, और नेगेटिव वाला जो हमारे पास है इसको हम कैथोड बोलेंगे। यहां हमने वाटर लिया हुआ है, इलेक्ट्रोड हमेशा न्यूट्रल होंगे, जैसे प्लेटिनम वगैरह के ले सकते हो। तो यहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लोगे तो वाटर तो होगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो होगा वो बहुत कम पार्ट H2O का आयन में भी फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करता है, इसमें आयंस बनते हैं बहुत कम H2O में, वेरी लेस अमाउंट H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। जैसे ही आप अब इसमें अभी देखो, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें सर्किट कंप्लीट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सर्किट कंप्लीट कर दिया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये आयंस मूव करने लगेंगे, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो आयन क्या मूव करेंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव आयन मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव आयन जो मूव करेगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जब आप पॉजिटिव एनोड पर जाएंगे तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो इसका मतलब OH नेगेटिव अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। ये डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, डिस्चार्ज मतलब न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा कोई अपनी। तो OH नेगेटिव यहाँ जाएगा, बिकॉज ये एनोड है। तो एनोड पर मैंने अभी आपको बोला कि हमेशा ये बात याद रखना, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड होगा उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। पहले बात एनोड की करते हैं, ये OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्पीसीज अपोजिट पोल पॉजिटिव पर गई, यहां पॉजिटिव पर गई, तो ये OH नेगेटिव यहां हुआ आपका। OH नेगेटिव ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बना देगा ऑक्सीजन गैस। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, सिर्फ ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो अगर मैं देखो आपको OH नेगेटिव में बोलूं कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये तो ओवरऑल OH नेगेटिव कर रहे हो आप नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। तो हाइड्रोजन यहाँ भी +1 में, यहाँ भी +1 में, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन जो यहाँ -2 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, इसलिए जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्साइड आयन का हो रहा है। तो OH नेगेटिव मूव टुवर्ड द positive electrode, it means anode, and undergo in the oxidation and to form neutral species oxygen. That is the discharging process, that is the chemical change। जो OH नेगेटिव है उसने O2 ये प्रोड्यूस की। अब सिंपली ध्यान रखना है आपने, इसमें O2 प्रोड्यूस किया है आपने, देखो OH नेगेटिव O2 H पॉजिटिव, बैलेंस करो इक्वेशन को, बैलेंसिंग इज द मस्ट। बहुत समझने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब बैलेंसिंग को ध्यान से देखना। अब क्या देखना है आपने, देखो ओ, चलो अभी एक बार मैं पूरा करता हूं, लेट मी कंप्लीट, देन करते हैं अपने आगे वाली बात, क्योंकि अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे तो एनोड पर देखो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, कैथोड पर चले जाओ, कैथोड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहां से पॉजिटिव आयन मूव करेगा, यहां पहुंचेगा और यहां डिस्चार्ज होगा। जब यहां डिस्चार्ज होगा तो कैथोड पर मैंने क्या बताया था, हमेशा रिडक्शन होता है, ऑलवेज रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा तो H पॉजिटिव जाएगा, H पॉजिटिव जब कैथोड पर जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब बेटा होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इधर ये क्लियर है, इस तरफ ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिखाने आपने, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होता है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखते जाओ, अपने आप सारा कुछ बन जाएगा।
अब रिडक्शन, RED रेड लिखा है, रेड का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन एट कैथोड, तो रिडक्शन एट कैथोड का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और H पॉजिटिव से न्यूट्रल जो बनाएंगे H2 गैस बनाएंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपकी यहां जो गैस बनेगी बेटा, अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो जो एनोड पर बनेंगे या बबल्स दिखाई देंगे आपको, और ऑक्सीजन के बबल्स होंगे वो, और इधर जो दिखाई देंगे वो बबल्स हाइड्रोजन के दिखाई देंगे, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन, पहला पॉइंट। अब ये पॉइंट आएगा कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना बनेगा, हाइड्रोजन का कितना बनेगा, वो तो क्लियर है आपका, अभी इक्वेशन से बता दूंगा मैं। अब सेकंड पार्ट आता है। सर हाँ सर इसमें तो क्या जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी वैसे ही H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी? बढ़ती नहीं जाएगी बेटा, वो घटती जाएगी ना, वाटर खत्म सर होता जाएगा। क्योंकि सर जब OH नेगेटिव टूट रहा है तो वो O2 और H पॉजिटिव में टूट रहा है नहीं, ना? वो तो H पॉजिटिव में टूट रहा है, लेकिन ये H पॉजिटिव अपने आप यूज होते जाएंगे, वो अभी बताऊंगा मैं। ये तो अभी अभी क्या कर रहे हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं हम, इधर की इधर, इधर की इधर, पूरी सेल रिएक्शन आ जाएगी तो वो अपने आप पता लग जाएगा, मैं अभी बात करेंगे वो हम। तो देखो, अब अगर सपोज हमें क्या बात करनी है, सिर्फ हमें एनोड पर ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की बात करनी है, तो ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की बात करनी है तो ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन लिखो कि ऑक्सीजन का 1 मोल हो उसमें, जिसकी क्वेश्चन में बात की जाती है उसका 1 मोल लेके रिएक्शन लिखना जाता है। तो अब यहां पर हमें एन फैक्टर अगर ऑक्सीजन का निकालना है, इस केस में सपोज एनोड पर ऑक्सीजन होगी तो एन फैक्टर हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, ऑक्सीजन का 1 मोल की इक्वेशन लिख के बैलेंस करेंगे हम। जरा बैलेंस करो इसको, देखो बेटा कितना आएगा, देखो इधर O, इधर O2 है, इधर O है, तो यहां क्या लग जाएगा 2। अब ये O2 हो गया, H कितना हो गया 2H पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो जरा, देखो इधर चार्ज कितना हुआ, लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना हुआ है, देखो बेटा ध्यान से, अब सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट और काम की बातें स्टार्ट हो गई हैं। अब काम की तो सारी ही है खैर, लेकिन ये कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली बातें। इधर देखो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है लेफ्ट साइड, मतलब आप जब तक फोकस नहीं करोगे जब तक तो कुछ आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, और रट्टे से काम चलेगा नहीं इस चैप्टर में। अब आगे तो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है बेटा, टोटल देखो चार्ज कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये ना नेगेटिव, तो 2 ये रहा, तो 2 इंटू 1 2 नेगेटिव, और इधर कितना है देखो 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कितने रखूं कि दोनों साइड बराबर चार्ज हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो दोनों चार्ज दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब देखो, अब दोनों तरफ देखो 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, इस साइड कितना चार्ज आ गया, सर लेफ्ट साइड 0 है और राइट साइड भी 0 है। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से टोटल चार्ज 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। तो अब देखो इधर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, तो चार्ज कितना हुआ, 0 थोड़ी हुआ इधर, लेफ्ट साइड और सर राइट साइड में +1 0। होगा लेफ्ट साइड में। नो बेटा, आप पॉइंट फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो टोटल चार्ज इस साइड में कितना है, लेफ्ट साइड में एक OH पर एक नेगेटिव होता है, 2 OH है तो 2 नेगेटिव हो गया चार्ज इस तरफ। इस बैलेंस इक्वेशन में तो 10th की बातें बेटा, 2 नेगेटिव हो रहा है इस साइड में, 2 OH नेगेटिव, तो मतलब 2 नेगेटिव चार्ज हो रहा है इस साइड। और इस साइड देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0, एक H पर एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 H पॉजिटिव पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर 4 नेगेटिव होगा, तो नेट कितना आ गया इस साइड भी 2 नेगेटिव। 2 2 नेगेटिव। नेगेटिव। यही बात, ये समझनी है आपने। तो इस साइड भी अब 2 नेगेटिव चार्ज हो गया और इस साइड भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गया कि नहीं हुआ, 0 थोड़ी हुआ, दोनों साइड कितना कितना चार्ज हुआ, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चार्ज देखना है आपने। तो अब ये हो गया, अब हम ऑक्सीजन का इनफैक्टर बता सकते हैं। तो 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं, देखो फॉर 1 मोल ऑफ O2 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करो किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन 4 लेना है आपने, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन 4 लेना है। यानी कि जब आप एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनाओगे तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। अब सिमिलर चीज आते हैं अपने, सपोज कैथोड की साइड चलते हैं। अब जब हम कैथोड की साइड चलेंगे तो कैथोड की साइड जाने पर देखो हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए बैलेंसिंग करनी है। तो 1 मोल हाइड्रोजन के बैलेंस करनी है तो एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें।
एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंस करो जरा, देखो इधर देखो 1H2, तो H तो 2 आ रहे हैं ना, तो 2 लगा दो। तो राइट साइड में आप मुझे बता सकते हो कितना चार्ज है बेटा? 0। 0। और इस साइड में मुझे 0 करना पड़ेगा। तो Yes, ये sir. 2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रखूं मैं 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए? 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। अब दोनों साइड चार्ज 0 0 हो गया। तो इसका Yes, मतलब sir. 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने पड़े आपको? 2। तो एन फैक्टर आ गया हाइड्रोजन का 2। तो याद रखना बेटा ये बात। तो अब देखो मैं आपको वो तो सारी चीजें मैं करवा ही दूंगा, हर एक बच्चे के लिए मेरे पास मैटर है कि उसको कैसे याद करवाना है। तो मैं अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं पहला सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस का, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बताओ बेटा एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा? एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वेरी सिंपल, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन को अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो उसकी बैलेंस इक्वेशन क्या लिखोगे आप? सिर्फ एनोड की ये लिखोगे बेटा, Sir, 2OH नेगेटिव एरो O2 2H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन का इनफैक्टर 4 दिखाना है। ऑक्सीजन का इनफैक्टर 4 दिखाना है। अगर हमें सिर्फ कैथोड पर रिडक्शन दिखाना है तो 1 मोल हाइड्रोजन बना देना है, या हाइड्रोजन बन जाएगा। अब नेट रिएक्शन देखें, टोटल ओवरऑल हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, अगर बात वाटर की कर रहा है तो उसका इनफैक्टर क्या लें? पूरे वाटर की बात करते हैं। देखो बेटा हम ड्यूरिंग, ये वर्ड दे दिया उसने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल H2O, तो सीधा बैलेंस इक्वेशन लिखो ना, H2O। हमें पता है नेट रिएक्शन जो बननी है H2O से H2 और O2 बनना है। H2O2 1 मोल H2O करना है तो H2 1 बन जाएगा। ऑक्सीजन देखो 1 O है तो हाफ बनेगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल H2O, 1 मोल H2O से 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाफ मोल ऑक्सीजन। बैलेंस है कि नहीं है? yes, sir. अच्छा, अब इस बात को छोड़ो, इधर देखो 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर कितना यूज किया था? Sir, 2. 2। और हाफ मोल ऑक्सीजन के लिए भी तो 2 ही लगेगा। Yes, sir. तो इसका मतलब H2O का इनफैक्टर क्या यूज करोगे आप? हमेशा 2। H2O का इनफैक्टर 2 यूज करोगे। तो मैंने 3 बातें बताई कि जब भी कोई क्वेश्चन करना हो, अगर वो कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए इनफैक्टर कितना यूज करना है आपने? 2। मतलब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेरेड चार्ज होता है, 2 फेरेड करंट है। इसका मतलब मैं ये क्या कर सकता हूं, अगर 2 फेरेड करंट इसको दे दूं मैं, 2 फेरेड चार्ज, एन फैक्टर का मतलब है 2 फेरेड चार्ज, 2 फेरेड चार्ज दे दूंगा तो 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगा और हाफ मोल ऑक्सीजन बन जाएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि 4 फेरेड चार्ज दे दूंगा तो ऑक्सीजन कितनी बनेगी? तो 1 मोल बन जाएगी ऑक्सीजन। अगर मैं बोलूं 2 फेरेड करंट दे दूं तो 1 मोल हाइड्रोजन बनेगा। और मतलब एन फैक्टर याद करने होंगे तो आप अलग से टेबल बना लो। आपके पास अगर स्पीसीज ये हैं और एन फैक्टर करने हैं, अगर स्पीसीज दे दिया वाटर तो एन फैक्टर कितना यूज करोगे बेटा? ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन है तो कितना यूज करोगे, और ऑक्सीजन है तो कितना यूज करोगे? तो जब भी H2O कंसीडर करना हो तो एन फैक्टर 2, H2 कंसीडर करना हो तो एन फैक्टर 2, लेकिन ऑक्सीजन करना हो तो एन फैक्टर 4। और दूसरी बात, अगर 1 मोल H2O जाएगा तो जितनी हाइड्रोजन बनेगी उसका हाफ ऑक्सीजन बनेगी, इसलिए जितना हाइड्रोजन बनाओ आप उसका हाफ वॉल्यूम ऑक्सीजन का बनाओ। ये देखो, अगर ये 2V वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम V बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाफ बनेगी, जितना ये बनेगा इतना ये बनेगा। तो तीसरा पॉइंट मैं अभी यहां से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपको कभी भी 1 मोल ऑक्सीजन बनाना हो तो कितना करंट दोगे, मतलब जो एन फैक्टर है 4 फेरेड। ये बात और कर सकते हो आप। Sir, 1 farad क्या है? चार्ज, करंट, करंट पास कर रहे हैं ना, जितना जो एन फैक्टर आता है इतना, मतलब इतना फेरेड करंट देने पर 1 मोल ऑक्सीजन है। एन फैक्टर 4 का मतलब क्या, लिख देता हूं देखो मैं नॉलेज क्लाउड के लिए आपके। अब सपोज आपने एन फैक्टर याद कर लिया तो इस बात का मतलब भी समझ लो। एन फैक्टर याद कर लिया, जैसे ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 है तो इसका मतलब है सिंस एन फैक्टर
for oxygen is 4. It means 4 farad चार्ज, फैराड करंट का यूनिट होता है, 4 फैराड चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑक्सीजन इवोल्यूशन। 4 का मतलब यही है कि आप 4 फैराड चार्ज दोगे तो जो एन फैक्टर है ऑक्सीजन का, वो एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4 का मतलब है कि 4 फैराड चार्ज दोगे तो 1 मोल ऑक्सीजन होगा। तो आप बता सकते हो अगर मैं 2 फैराड हाइड्रोजन बोल रहा हूं तो कितनी हाइड्रोजन होगी? 1 मोल। 1 मोल। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, 2 फैराड चार्ज gives evolution of 1 मोल हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2 है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल वाटर करूंगा तो कितना चार्ज लगेगा? H2 का एन फैक्टर कितना बताया मैंने? 2, क्योंकि जितने जितने इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं उतने फैराड करंट लगती है। तो 2 फैराड चार्ज प्रोड्यूस, हमेशा स्पीसीज का 1 मोल जाएगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल H2O। हल्के फुल्के क्वेश्चंस की बात। सर H2O का एन फैक्टर समझ नहीं आया। H2O का एन फैक्टर मतलब कुछ नहीं है बेटा, ये रहा H2O। पर मोल स्पीसीज H2O में पॉजिटिव चार्ज कितना है? पर मोल H2O में पॉजिटिव चार्ज कितना होगा बेटा, और नेगेटिव चार्ज कितना होगा? एक हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन होंगे तो कितना चार्ज हुआ टोटल? +2। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2। तो चार्ज तो न्यूट्रल कंपाउंड होगा, तो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही तो नेगेटिव होता है। तो एक ही तो चार्ज लोगे तो एन फैक्टर कितना हुआ? 2। कहने का मतलब अगर चार्ज से निकाल लो, नहीं तो कंसेप्ट सीखना है तो ये बात सीखो कि 1 मोल वाटर अगर आप यूज करोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करने के लिए आपको देने पड़ेंगे। दूसरा ऐसे लिखो, आप इक्वेशन फर्स्ट लिखो, आपने ऑक्सीजन राइज किया था, ऑक्सीजन लो। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये एंटर जल्दी सी नहीं करती। जैसे देखो, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, रटना मत, समझना, रटने में तो कभी भी नहीं आएगा, ये क्लियर होगा ही नहीं कभी। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो आप, ऑक्सीजन एनोड पर बना रहे हो, क्या इक्वेशन लिखा था आपने? 2OH नेगेटिव से क्या बनाया था बेटा? O2, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन थे, यही लिखा था ना? ऑक्सीडेशन कह रहा हूं एट एनोड, रिएक्शन लिखी थी आपने, अभी इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने, ये रिएक्शन लिखी। रिडक्शन एट कैथोड भी रिएक्शन लिखी थी, रिडक्शन क्या लिखा था आपने? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और H2, या 2 इलेक्ट्रॉन किए थे आपने। ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है, टोटल बैलेंस करूंगा तो इधर 4 है तो इधर भी तो 4 होने चाहिए, तो इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। टोटल 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट रिएक्शन क्या आएगी? 2OH और 2H पॉजिटिव, 2H2 हो गया, O2 और इधर देखो आप 2H पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका 2H2O, 2OH नेगेटिव, और ये बैलेंस किया था ना हमने, कितना था? 2 या 2 आया था, 2, ये 2 आया था। तो आपका कितना हुआ? यहां पर दोनों को ऐड करो पहले, तो इस इक्वेशन को आपने कितने से ऐड किया था? 2 यहां भी था हमारा, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन H2 बना था, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, 4 में से देखो 2H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव से कैंसिल हो गए, तो 2H पॉजिटिव और 2H ही तो रहे, 2H2 आ गया, इधर O2 आ गया, इधर 2H2 आ गया। अब
इसमें से करंट कितना पास किया जब आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए, तो जो ऑक्सीडेशन में करंट जा रही है वही तो रिडक्शन में आएगी। करंट तो ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे। तो कितना करंट जा रहा है आपको? 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जा रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर लूज हो रहा है, इधर गेन हो रहा है, तो आप कहोगे ना 4 फेरेड करंट, या 4 चार्ज हो गए टोटल, 4 फेरेड हो गया। तो एक H2O होगा तो कितना फेरेड करंट चार्ज आएगा? इसका आधा कर दूं तो ये आधा ही तो रहा, ये आधा हुआ, तो ये कितना हो गया आपका? हाफ O2, और ये 2 में से 1 H2। कैसे ही कर लो, तो चाहे तो पूरी बैलेंसिंग बना के कर लो। आपको एन फैक्टर का मतलब समझना है। हाँ, अगर कुछ बच्चों को एक दिक्कत आ रही है तो वो ये कर सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये बहुत छोटी सी चीज है, मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर की, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो होता है 1 फेरेड, मतलब 96500 कूलम। कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा, 11th में करते थे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल की वैल्यू, 1 मोल कितना होता है? 6.02 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो टोटल सोल्व करोगे इतना आ जाएगा 9650 कूलम, तो 1 फेरेड। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं ना, उतना फेरेड चार्ज बोल सकते हो आप। तो अब समझ आई बात? क्या बात आई समझ आपको? कि जितने इलेक्ट्रॉन आपको चेंज दिखाई दे रहे होते हैं किसी भी इक्वेशन में, जितना इलेक्ट्रॉन चेंज दिखाई दे रहा होता है उतना मोल, क्योंकि मोल में कैलकुलेशन चलती है, तो जितना इलेक्ट्रॉन चेंज दिखाई दे रहा होता है उतना ही चार्ज होता है, उतने फेरेड चार्ज होता है। अब मेरा पॉइंट ऊपर से ले जाओ, वापस ऊपर लेके आता हूं। देखो इधर लाओ, मैंने आपको यहां से इलेक्ट्रोलिसिस दिखाया। मैंने कहा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पर क्या बना? बेटा जवाब देते जाना मेरे क्वेश्चन का। एनोड पर क्या बना? O2। तो 1 मोल O2 को OH नेगेटिव से बनाना है आपने, या वाटर से बनाना है, कैसे ही बना लो। तो 1 मोल O2 को बनाओगे तो 1 मोल O2 को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग दिखाई दे रही है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4। क्लियर है? अब क्लियर है पॉइंट? कि जब कभी भी आप 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करोगे तो कितना चार्ज दोगे उसमें? 4 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फेरेड होता है, 1 फेरेड, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 4 फेरेड हो गया, इसलिए एन फैक्टर भी 4 बोल दिया। और इसीलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, देखो जो एन फैक्टर होता है उतना फेरेड ही करंट होता है उसका 1 मोल बनाने में, तभी तो मैंने लिखा था यहाँ पर। क्या लिखा देखो, सिंस एन फैक्टर फॉर ऑक्सीजन इज 4, इट मींस 4 फेरेड चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल O2। क्लियर? क्लियर है यहां तक बात? दोबारा चलूं मैं, इसी बात को रिपीट कर रहा हूं, जिसका रह गया वो फिर दोबारा देख लो। अब सपोज आ जाओ आप इस साइड में कैथोड पर। आपको कैथोड पर देखना है तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा कैथोड पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो रिएक्शन दे दो। कैथोड है तो रिडक्शन रिएक्शन देनी है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय आपकी बार गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। तो कैथोड पर जो मिलेगा वो H पॉजिटिव आयन से 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन को बनाने के लिए कितने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? देखो 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल H2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 फेरेड करंट लग रहा है आपका, इसलिए एन फैक्टर 2 आ गया। अब मैंने दोनों को ना दे करके, एग्जामिनर तो आपसे क्या करता है? प्ले ही तो करता है। एग्जामिनर ये ना बोल के वाटर बोल दे तो बोल दे वाटर, क्योंकि बनने तो दोनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर से ही है। तो वो कह दे 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर के लिए क्या हो जाएगा? जब मैं 1 मोल H2O करूंगा तो हाइड्रोजन 1 मोल और हाफ O2, तो 2 फेरेड करंट ही लगेगा ना। अब चाहे ऊपर से की कैलकुलेशन को मिला दो इधर से, अगर मैं 1 H2 बनाता हूं तो उसके लिए कितनी करंट लगती है 1 H2 बनाने के लिए? 2 फेरेड। तो 2 ही आया ना ये रहा, 1 H2 के लिए 2। अच्छा चलो छोड़ो ये, 1 H2 मिलेगा किससे? 1 H2 मोलिक्यूल से ही तो मिलेगा। अच्छा 1 H2 मोलिक्यूल से H2 भी 1 मिला, ऑक्सीजन कितना मिला? देखो हाफ O2, ऑक्सीजन हाफ O2। देखो ऑक्सीजन का 1 मोल के लिए कितना करंट लगा था आपका? 4 फेरेड। 4 फेरेड। 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन कितनी मिलेगी आपको? 1 मोल वाटर से, इक्वेशन देखते जाओ, हाफ मोल। हाफ मोल। तो O2 का 1 O2 का 4 था, तो हाफ O2 का कितना होगा? 2 फेरेड। 2 ही तो लगा ना भाई। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फेरेड करंट लग रही है, तो हाफ मोल O2 के लिए कितनी करंट लगेगी? 2 फेरेड। हाफ O2 के लिए 2 फेरेड ही तो लगा। तो 1 मोल H2 के लिए भी 2 लगा और हाफ। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये इन दोनों के लिए नहीं, आप इसके लिए बोलो। आप बोलो जब 1 मोल H2O को मैं 2 फेरेड करंट दूंगा
तो कितना बनेगा, देखो H2 कितना बनेगा और O2 कितना बनेगा, अपने आप बन जाएगा। आपने तो करंट दे दी, यहां से सप्लाई कर दी, 2 फैरेड करंट वाटर में डाल दी, 2 फैरेड करंट वाटर में डाल दिया तो ऑक्सीजन कितना बनेगा और हाइड्रोजन कितना बनेगा, इससे आप एन फैक्टर से डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1 मोल H2O में मतलब 2 फैरेड करंट पास किया तो H2 और O2 आएगा। अच्छा, अब वर्बली मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। अगर मैं 2 फैरेड करंट वाटर में देता हूं तो बताओ एनटीपी पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना बनेगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर मैं 2 फैरेड चार्ज करंट देता हूं, क्वेश्चन बना ही लेते हैं अपने ना, इजी सर रहेगा। 22.4। हाँ, क्योंकि अब 11th आ रही है ना, तो 11th आप भूल रहे हो कुछ, मोल कंसेप्ट होगा अप्लाई, डायरेक्ट ट्वेंटी डायरेक्ट टू नहीं पॉइंट लगा। फोर लीटर आएगी एंड ना सर? हाँ, देखो मैं क्वेश्चन बना के देता हूं ना, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन ऐसे आया, मैंने लिख दिया हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन will be evolved on passing 2 farad charge in water during electrolysis at NTP या STP, कुछ भी लिखा हो। How much volume of O2 and H2 will be evolved, यहाँ लिख देते हैं हाउ मच वॉल्यूम O2 एंड H2 विल बी इवोल्व रिस्पेक्टिवली, और क्वेश्चन में मैं एक चेंजिंग डाल देता हूँ। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 एंड H2 विल बी इवोल्व रिस्पेक्टिवली ऑन पासिंग 2 फैरेड चार्ज इन वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NTP। देखो दो तरीके हैं बेटे, एक तो आपको अगर याद हो गया कि 1 मोल H2O यूज करूंगा, हालांकि लास्ट में ये तो आपको ज्यादा काम देगा। अगर 1 मोल H2O करूंगा तो इसको बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूं, H2 प्लस हाफ O2 बनेगा। तो अब 1 मोल H2O का एन फैक्टर मुझे याद है, H2O का एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 2 फैरेड। इसका मतलब यहां पर मैं 2 फैरेड करंट दे देता हूं 1 मोल H2O को, तो 1 मोल H2 बन गया हाफ मोल O2, तो सिंपली H2 के 1 मोल 22.4 लीटर होता है एसटीपी, और हाफ मोल इसका हाफ 11.2 लीटर आ गया। टोटल पूछेगा तो दोनों का सम लगा देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा तरीका, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप 11th क्लास का एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, अदर मेथड। हालांकि ये शॉर्टकट है, देखते ही पता लगता है कि कितना कितना बनना है। अदर मेथड, अदर मेथड क्या है कि आप इक्विवेलेंट ऑफ जिसका भी निकालना चाहते हो, सपोज आप इक्विवेलेंट ऑफ H2 एंड इक्विवेलेंट ऑफ करंट यूज करो। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, तो फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का फार्मूला अगर यूज करते हो तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे वेट से निकालते हो और वो मोल से निकालते हो, मोल भी यूज करते हो, इक्विवेलेंट भी यूज करते हो। तो आप देखो तो इसका फार्मूला होगा आपका इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर होता है, और चार्ज का इक्विवेलेंट Q अपॉन F होता है, जितना चार्ज होगा उसको F से मल्टीप्लाई कर लो। देखो हाइड्रोजन के लिए निकालना है आपको, और मोल आपको पता है, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है एसटीपी। तो फार्मूले तो एक से जितने मर्जी बनाते जाओ बेटा, ये हाइड्रोजन के लिए, ये करंट के लिए Q अपॉन F, तो यूज करो। देखो वॉल्यूम निकालना हाइड्रोजन का, तो वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 22.4, एन फैक्टर हाइड्रोजन का याद होना चाहिए, एन फैक्टर जितने याद होंगे उतना बेटर। तो एन फैक्टर कितना था हाइड्रोजन का, 2। Q चार्ज कितना दिया, करंट कितनी दे रखी है, 2 फैरेड करंट। F से F कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ गया 22.4, जो आप देख रहे हो यहाँ डायरेक्ट यहाँ निकाल लिया था 22.4। अगर मान लो इसी टाइप से इक्विवेलेंट ये पार्ट हुआ, आपको इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो वापस इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन में वापस ये फार्मूला लगाओगे V अपॉन 22.4 इंटू एन फैक्टर, तो V ऑफ ऑक्सीजन, एन फैक्टर कितना यूज करूं बेटा ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए, ये फार्मूला 4, ऑक्सीजन है तो 4 आ गया। इक्विवेलेंट चार्ज कैसे निकालते हो, ये नया फार्मूला याद कर लेना, Q बाई एफ, Q कितना दे रखा है चार्ज 2 फेरेड डिवाइडेड बाई एफ, एफ से एफ कैंसिल, और ये 2, इसको सोल्व करूंगा तो 11.2, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 11.2 लीटर, ये देखो 11.2 निकल। तो ये तो है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट था कंपटीशन में करने के लिए। ये आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट लगा करके यूज करना है आपको, जितना इक्विवेलेंट यूज करोगे उतना आपका ये चार्ज यूज होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो दोनों मेथड में? इसमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, एन फैक्टर याद रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन देख के याद रख सकते हो, और एन फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। आप मुझे ये प्रॉब्लम बना के दिखाओ। हाउ मच total volume of gases are produced during electrolysis of water by passing 4 farad charge। निकालो शॉर्टकट से और फिर अपना फार्मूला बेस से निकालो, क्या आंसर दोगे आप? हाउ मच टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, ये जरूर कंडीशन डाल देना, हाउ मच टोटल वॉल्यूम गैसेज प्रोड्यूस्ड एट एनटीपी 67.2 लीटर। 67.2 लीटर, ओके। और कोई बच्चा? देखो दो तरीके हैं बेटा, एक शॉर्टकट, एक कॉन्सेप्ट पूरा। शॉर्टकट जो है, जहां शॉर्टकट लगते हैं वो लगा देने चाहिए। हमें क्लियर कट पता है कि H2O का इन फैक्टर है, 1 मोल H2O लेते हैं तो कितना करंट लगता है, इक्वेशन तो ये है ना। अगर मैं 2 फेरेड करंट लेता हूं तो कितने मोल के लिए 2 फेरेड करंट लगती है बेटा? H2O का इन फैक्टर कितना था 2? यस सर, 1 मोल होता, तो कितने फेरेड करंट दे रहा है वो? 4 फेरेड। 4 फेरेड है तो मुझे वाटर कितना लेने चाहिए? 2। तो इजी हो जाएगा ना, ये तो है शॉर्टकट, ये मतलब ट्रिक है ये तो। अगर डायरेक्ट मैंने देख लिया 4 फेरेड चार्ज है तो 2 मोल H2O ले लिए, 2 मोल, अब बैलेंस कर दो, 2 मोल ले लिए तो ये कितना हो गया 2H2, और ये हो गया O2, हो गया बैलेंस। तो 2H2 है, 2 मोल हाइड्रोजन होगी, तो इसका वॉल्यूम बन गया 22.4 लीटर इंटू 2, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन है तो ये सिर्फ रहेगा 22.4 लीटर। तो टोटल इन सबका सम कर दो तो ये कितना हो गया 44.8 प्लस 22.4, और फिर इसको सम कर दो, 7 आ गया, ये 67.2 लीटर एट एनटीपी टोटल ऐसे आ गया। एक तरीका तो ये है, ए नहीं है तो थोड़ा लॉन्ग, अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं हो पाता, आपको इतना नॉलेज वैसे बन जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, जब हम एन फैक्टर हम याद कर लेते हैं तो कि जितना भी करंट देंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन है तो सीधा करो। हाँ, इसमें ऐसे फ्रैक्शन में दे देता 1.5 फेरेड या इतना, फिर आप क्या यूज करते वो वाला क्वेश्चन, ये इक्विवेलेंट ऑफ अलग अलग करते, ए पार्ट करते, पहले इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन मोल इंटू एन फैक्टर होता तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू एन फैक्टर 2, इक्विवेलेंट इसका चार्ज दे रखा है 4 फेरेड बाई एफ, एफ से एफ कैंसिल हो जाता, 2 से 2 चला जाता तो हाइड्रोजन बन जाती है आपकी 2 इंटू 2, यही आता 2 इंटू 20 यानी कि 44.8 लीटर। और फिर इक्विवेलेंट बी पार्ट निकालते, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन अलग निकालते आप, वो भी इसी करंट से निकालना, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज,
तो वो आ जाता VO2, एन फैक्टर होता है उसका 4, 22.4, 4 फेरेड बाई फेरेड, एफ से एफ कैंसिल 4 से, तो यहां से ऑक्सीजन आ जाता और बाद में टोटल दोनों का सम कर देते आप। तो चाहे आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करो, चाहे आप जो है डायरेक्ट अगर समझ आती है तो बेस्ट है वो तरीका। तो खैर तो VO2 आ गया आपका 22.4 लीटर, तो टोटल V दोनों सम कर दो। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रोलिसिस हमने स्टार्ट कहां से किया था? देखो इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? डिस्चार्जिंग होता है आयंस का अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर, और वहां जाके डिस्चार्ज का मतलब वो न्यूट्रल स्पीसीज बनाते हैं। वो मेटल हो सकती है, नॉन मेटल हो सकती है। नॉन मेटल गैसेस प्रोड्यूस करेंगी, मेटल होंगे तो डिपोजिट हो जाएंगे। और उसमें हमें हर किसी का एन फैक्टर जरूर निकालना है, मतलब पर मोल से हम कितना यूज कर सकते हैं उसको। अब मैं कुछ आपको इलेक्ट्रोलिसिस के रूल सिखा रहा हूं कि भाई किसको इलेक्ट्रोलाइज करना है आपने। देखो जैसे मान लो आपको करना हो if more than one species are in competition for same process, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है उस प्रोसेस के लिए मोर देन वन स्पीसीज, अभी तक तो हमारे पास एक ही स्पीसीज थी, तो कौन सी स्पीसीज करेंगे? स्पीसीज विद लेस डिस्चार्जिंग पोटेंशियल गेट प्रेफरेंस। आपके पास एक से ज्यादा स्पीसीज सेम प्रोसेस करने जा रही है, तो किसको आप प्रेफरेंस दोगे? मतलब ऑक्सीडेशन के लिए दो अवेलेबल है, तो किस स्पीसीज को बोलोगे जिसमें लेस डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हो? लेकिन अब ये डिस्चार्जिंग पोटेंशियल याद करने की बजाय आपको मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं, आप ये तैयार कर लेना भाई, इसमें अपने आप ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे देखो आप जब कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वाटर का दूसरे आयन के साथ कंपटीशन रहेगा। इस तरफ जो रहेगा आपके पास पॉजिटिव रहेगा, मतलब एनोड स्पीसीज रहेगी, और इस तरफ जो होगी आपके पास कैथोड स्पीसीज रहेगी, नेगेटिव वाली। और आपको पता है कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव आयन जाएंगे और एनोड पर नेगेटिव। तो जैसे पॉजिटिव आयन क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो प्रेफरेंस याद रखना, जैसे वाटर का जो होगा हमेशा H पॉजिटिव रहेगा ही, और वाटर के अंदर कोई चीज और डाल दी आपने, तो वाटर में अगर वाटर के साथ जब भी आप इनमें से एल्कली मेटल में से कुछ डाल दो, जैसे Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव या अमोनियम पॉजिटिव, ऐसा कोई भी आयन आए, तो प्रेफरेंस आप H पॉजिटिव को देना। टिक कर रहा हूं मैं, इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लेस होता है, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल H पॉजिटिव का लेस होता है। लेकिन ये सब क्या है? एल्कली या इस टाइप की मेटल आती हैं, अगर आपके पास H पॉजिटिव का कंपटीशन हो इनके साथ, जैसे कॉपर, सिल्वर, ट्रांजिशन मेटल्स अगर आ जाए, चार्जिंग पोटेंशियल समझने नहीं आ रहा, ये होता क्या है? नहीं लेस वो समझने की जरूरत भी नहीं है आप, इसलिए ये दे रहा हूं मैं तुम्हें। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल होता है टोटल ओवरऑल प्रोसेस होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूं कि आपको जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो तो ये जो आयन है H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, N पॉजिटिव, अगर इनके साथ कंपटीशन आ जाए तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आप H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लेस होगा, ये प्रोसेस करने में कम पोटेंशियल लगेगा, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू याद करने की नीड नहीं है, नो नीड टू लर्न। ना वो टेबल आपसे याद होगी क्योंकि इतने सारे स्पीसीज हैं, तो जो आपके काम के हैं वो आपको लर्न करने। तो Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव है, तो किसको प्रेफरेंस देना है आपने? H पॉजिटिव को, इसको प्रेफरेंस नहीं देना। अगर ये मेटल आ जाए, ट्रांजिशन मेटल से कॉपर, सिल्वर ये आ जाती है आपकी, तो देन किसको प्रेफरेंस देना है आपने? इनको, फिर वाटर को नहीं देना, ये है तो या सिल्वर इनको देना। एक एक्सेप्शन याद कर लेना इसका, एक्सेप्शन, इफ Na पॉजिटिव प्रेजेंट है और H पॉजिटिव प्रेजेंट है, एंड इफ मरकरी कैथोड है, 11th क्लास में पढ़ा था सोलवे प्रोसेस एक आपने, अगर आपका मरकरी कैथोड, बस ये वाला वर्ड देख लेना, क्योंकि इस डिस्चार्जिंग पोटेंशियल को बनाने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला नो नीड टू लर्न, ना हो सकता है, होगा भी नहीं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, हर एक फैक्टर अलग अलग होगा। तो जो चीजें बताता जा रहा हूं वहां, यही आपको मेरी जरूरत है, यही आपको
एक जो गाइड की जरूरत होती है। अगर ये कंडीशन देख लो कहीं मरकरी कैथोड है, मरकरी कैथोड है, तो फिर H पॉजिटिव को प्रेफरेंस मत देना, Na को देना। मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे जब अल्कली मेटल है जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, अमोनियम, तो प्रेफरेंस H पॉजिटिव को दोगे। लेकिन ये सब कब है, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। लेकिन स्पेशली मरकरी कैथोड दे दिया तो आपने कॉपर को प्रेफरेंस देना, ये सोडियम और H पॉजिटिव में सोडियम को प्रेफरेंस देना है। ये सिर्फ रेयर केस है। 11th के एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ते हो, 11th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो या आपका पढ़ाया गया होगा अगर, तो आइडिया आ रहा हो तो। लेकिन यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, Na पॉजिटिव को तभी प्रेफरेंस देना है H पॉजिटिव पर जब मरकरी कैथोड आ जाए। नेगेटिव स्पीसीज देखो, अब आप नेगेटिव स्पीसीज में OH नेगेटिव, वाटर के OH नेगेटिव के साथ कंपटीशन रहेगा आपका। अगर इस नेगेटिव में आपके पास सल्फेट आयन हो, नाइट्रेट आयन हो, सर लेकिन मरकरी तो लिक्विड होता है, तो उसका कैथोड कैसे बनेगा? वो बनता है बेटा। कैथोड जरूरी नहीं है कि मेथड जो है आपके सिर्फ सॉलिड ही लें, उसमें उसमें एक लेयर बन जाती है। तो डिफरेंट जब लेयर्स बनती है लिक्विड की, तो वो भी एनोड कैथोड का काम करती हैं, कर सकते हैं हम। तो सोलवे मेथड 11th में क्या होगा, तो उसमें मरकरी की लेयर बनती थी नीचे। अब वो पॉइंट तो से बियॉन्ड मेरी उस सब पॉइंट से है, इसलिए मैं वहां जा नहीं सकता। तो मरकरी के कैथोड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैथोड हमेशा जो होते हैं एनोड कैथोड हमेशा सॉलिड होंगे, नॉट नेसेसरी। क्लियर? मेटलर्जी में पढ़ोगे आप। ओके देखो सर। एनोड है, एनोड में आपको पॉजिटिव पोल है तो नेगेटिव स्पीसीज दाओगे। देखो अब नेगेटिव स्पीसीज वाटर का OH नेगेटिव कंपटीशन में होगा। OH नेगेटिव कंपटीशन किसके साथ हो सकता है, सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन के साथ आ जाए तो आपने प्रेफरेंस देना है OH नेगेटिव। लेकिन यही OH नेगेटिव अगर आपका बाई सल्फेट या क्लोरीन के साथ आ जाए, तब आपने OH को प्रेफरेंस नहीं देना है। बाई सल्फेट या Cl नेगेटिव के साथ आ जाए तो फिर इनको प्रेफरेंस देना है। और इसका जो रीजन होता है, ये वर्ड ध्यान रख लेना भाई, यहां तो सल्फेट को दिया, नाइट्रेट को दिया, क्लोराइड को हम नहीं दे रहे हैं। इसका रीजन कर लेना ड्यू टू, ये वर्ड ध्यान रखना, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें और क्लियरिटी आती जाएगी। ये वर्ड याद रखना, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज मतलब Cl नेगेटिव जल्दी अवेलेबल हो जाता है, कम वोल्टेज लगती है, इसलिए हम OH नेगेटिव को प्रेफरेंस देना चाहिए था पर हम नहीं दे पाते। इसमें भी एक एक्सेप्शन ध्यान रखना आप। अगर OH नेगेटिव, BO और ये सब Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, इवन सल्फेट नेगेटिव भी रखा हो, सब रखा हो ये, बट यहां ध्यान रखना फिर इफ, उसकी तरह एक्सेप्शन, इफ एनोड ऑफ कॉपर, एनोड जो खुद बना हो कॉपर का बना हो, तो फिर आप प्रेफरेंस इसको भी नहीं दोगे, इसको भी नहीं दोगे, इटसेल्फ कॉपर को दोगे, कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा। एक बार जरा रिपीट कर दो, फिर मैं देखो आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब एग्जांपल उठाएंगे तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा सारा। पहले ये याद कर लेना, आपने क्वेश्चन करने से पहले कमांड कर लेना इस पे कि एल्कली मेटल के साथ H पॉजिटिव वाटर का होता है तो किसको प्रेफरेंस दोगे, H पॉजिटिव। और ट्रांजिशन मेटल है तो H पॉजिटिव को नहीं दोगे। एक्सेप्शन क्या है कि मरकरी कैथोड आ जाए तो Na पॉजिटिव को H पॉजिटिव पर प्रेफरेंस देना है प्रोसेस के लिए। एनोड की बात करें तो जनरली सल्फेट, नाइट्रेट अगर ऐसे कोई आ जाए तो OH को प्रेफरेंस देना है, लेकिन बाई सल्फेट या क्लोराइड आ जाए तो फिर OH को नहीं देना है। सर तो सल्फेट, Cu हाँ नेगेटिव आयन बनेगा फिर? क्या बनेगा, Cu नेगेटिव आयन अगर ये OH और एन, सल्फेट नहीं होगा नहीं तो तो? एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा ना, कॉपर पॉजिटिव आयन में जाएगा। हमें तो ऑक्सीडेशन देखना है, एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाना है, अभी आ जाएगा। तो आपको किस में, ये तो याद करना है, ये जो है आंख बंद करके याद कर लो कि सर ने ऐसा कुछ बताया था टू लर्न। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जब प्रोसेसिंग करोगे तो अपने आप मिलने लग जाएंगे। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं फर्दर अपना काम। अभी मैंने क्या बताया था, सिर्फ वाटर बताया था आपको कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पर O2 और H2 बनते हैं, एनोड पर O2 और H2। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब एग्जांपल उठाते हैं कुछ हम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन का मतलब बेटा पानी नहीं है उसके अंदर, तो इसका मतलब हमारे पास जो आयन होंगे वो कौन से होंगे, पानी तो है नहीं, तो कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, तो हमारे पास ओनली Cl नेगेटिव होगा और Na पॉजिटिव होगा, नो कंपटीशन। तो जो पॉजिटिव पोल होगा वो एनोड होगा, जो नेगेटिव पोल होगा वो
कैथोड होगा। तो नेगेटिव स्पीसीज पॉजिटिव पोल पर जाएगी और क्लोरीन बना देगी, और Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड पर जाएगा और डिपॉजिट कर देगा सोडियम, मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहां पर जो होगा वो क्लोरीन गैस का एवोल्यूशन होगा, और Na जो होगा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। प्रोसेस कैसे ध्यान रखना है आपने, ऑलवेज क्या याद रखना है कि जहां पर पॉजिटिव है एनोड पर, मैंने क्या बताया, ये वर्ड बार बार आएगा, याद हो ही जाएगा, बट फिर मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन एट एनोड। हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखाना है, तो ये रिएक्शन दिखा दो, Cl नेगेटिव जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल बनाएगा, तो न्यूट्रल तो क्लोरीन का Cl2 गैस है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करो, तो Cl2 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इक्वेशन दे दी। तो 2Cl नेगेटिव जाके क्लोरीन गैस इवोल्व करते रहेंगे एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन एट एनोड 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा बताओ, जरा टेल मी व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन गैस? -1, वो 1 ओनली। नो बेटा, मैंने क्या बताया, किसी का एन फैक्टर निकालना है तो क्या 2 होगा, क्योंकि किसी का एन फैक्टर निकालना है तो उसकी पर मोल न्यूट्रल स्पीसीज चेक करो, पर मोल न्यूट्रल स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रही है, वो उसका एन फैक्टर है। तो 1 मोल Cl2, न्यूट्रल स्पीसीज तो Cl2 है ना, हमें तो क्लोरीन गैस बनानी है ना, तो 1 मोल Cl2 बनाने के लिए कितनी करंट चाहिए हमें, 2 फैरेड, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर आ जाओ, देखो दूसरी साइड क्या होगा, मेटल डिपॉजिट, तो मेटल डिपॉजिट नेगेटिव नेगेटिव कैथोड है, तो रिडक्शन ऑलवेज एट कैथोड। रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बना देगा। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो देखो अब Na का एन फैक्टर देखो कितना आएगा, Na का सर 1 Na का एन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि 1 Na बनाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है आपको। क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तो एनोड पर क्लोरीन बनेगी और कैथोड पर मेटल, हमेशा नॉन। हाँ, अब मैं मिक्स कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पानी के अंदर NaCl को डाल रहा हूं, मोल्टन NaCl नहीं लिया मैंने, सिर्फ क्या ले लिया, पानी लिया, पानी के अंदर NaCl ले लिया। तो मेरा एग्जाम्पल क्या बना बेटा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब बेटा एक्वस NaCl करेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्या रहेगा, एक्वस NaCl है तो कौन कौन से आयन बनेंगे आपके पास, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेंगे आपको, पानी में जैसे सॉल्ट को डालोगे NaCl को डालोगे। एक्वस है तो वाटर का कंपटीशन भी तो रहेगा, तो वाटर के भी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रहेंगे। अब वो वाली बात काम आएगी, देखो आपको ये वाला पार्ट क्या होगा, एनोड, और ये वाला पार्ट कैथोड। तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर अपोजिट आयन जाएंगे, तो देखो एनोड पर कौन जाएगा, अब याद करो मेरा वाला हिंट, अब आपके पास एनोड जाएगा सर, अब देखो एनोड पर क्या जाएगा, देखो बेटा आपके पास एनोड कैसा पोल है, एनोड पॉजिटिव है तो उस पे नेगेटिव जाएंगे, एनोड पॉजिटिव है तो उस पे नेगेटिव जाएंगे, और नेगेटिव 2 टाइप के हैं, देखो Cl नेगेटिव भी NaCl से मिला, OH नेगेटिव, तो अभी मैंने बताई थी ना आपको एक बात, वो यहां काम आएगी। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में प्रेफरेंस किसको दोगे बेटा, क्लोरीन को। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। तो रिएक्शन क्या होगी, सेम वही तो होगी जैसे ऊपर की है, क्लोरीन यहां जाकर के नॉन मेटल है, एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन गैस बनाएगा, रिएक्शन वही, Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव Cl2 बना के 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये रिएक्शन बनाना सीख लिया आपने, मतलब क्लोरीन का इनफैक्टर 2 आ गया। सिमिलरली इधर आओ, देखो कैथोड पर जाओ, बिकॉज क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड पर होता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। इधर आ जाओ बेटा कैथोड, कैथोड पर क्या होगा हमेशा, रिडक्शन होगा हमेशा कैथोड पर। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा तो रिड्यूस होने के लिए 2 स्पीसीज है आपकी, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। किसको प्रेफरेंस करोगे, अब किसको प्रेफरेंस दोगे, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को।
सब कुछ बेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। H पॉजिटिव, वो लेकिन वो याद कर लेना जो पॉइंट बताया। तो H पॉजिटिव को प्रेफरेंस दिया तो H पॉजिटिव यहां चली जाएगी, मेटल नहीं जाएगी, अब Na नहीं जाएगा। तो H पॉजिटिव जाएगा तो H पॉजिटिव रिडक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बनाएगा। तो H2 को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल H2 का वही एन फैक्टर, हाइड्रोजन जब भी होगी तो 2 आएगा। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। यू कैन गिव मी आंसर वेरी इजीली। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, which product is formed at anode? Chlorine Sir, gas. Chlorine gas. Chlorine gas. And which product is formed at cathode? Hydrogen Hydrogen gas. gas. हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्यूशन में क्या रह गया पीछे? सॉल्यूशन में क्या? NaOH. NaOH। NaOH की नेचर क्या होती है, एसिडिक या बेसिक? Basic. Basic. बेस, क्योंकि H पॉजिटिव आयन खत्म होते जाएंगे। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये नोट देखो काम आ जाएगा आपको। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, बस 2-4 एग्जांपल दूंगा फिर तो आप अपने आप आंसर देने लग जाओगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl क्या कंज्यूम हो जाएंगे? H+ आयन जो होंगे वो क्या होते जाएंगे? डिक्रीज। क्लियर? तो डोमिनेंट कौन होते जाएंगे? OH इन सॉल्यूशन। तो डोमिनेंट बेटा OH सॉल्यूशन में होते जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनता चला जाएगा? देखो, बेसिक। बेसिक। बेसिक मतलब डोमिनेंट OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन बिकम्स, जब तक इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा, बेसिक। और बेसिक होता है तो पीएच इंक्रीज होती है। तो कितना इंटरेस्टिंग है देखो, अगर आप डायरेक्ट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते तो वो न्यूट्रल होता, क्योंकि जितने H पॉजिटिव आयन थे उतने OH नेगेटिव आयन थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का स्टार्ट करोगे तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा तो क्लोरीन आपकी Cl2 में कंज्यूम होती जाएगी, बनती जाएगी, और इधर H पॉजिटिव आयन कंज्यूम होकर हाइड्रोजन में चलता जाएगा। तो डोमिनेंसी जो आती जाएगी OH नेगेटिव आयन की आती जाएगी, मतलब पीछे NaOH रहता जाएगा। NaOH बनाने का मेथड होगा ये, और सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होता चला जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। No, sir. चलें आगे। यस सर। फिर देखो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंडीशन डाल दी, नहीं डाली हो तब भी यही लेना है, डाल दी हो तब भी ये लेना है। यूजिंग प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, देखो रियलाइज करो, आपके पास आयन कौन कौन से होंगे? एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर रहेगा कंपटीशन में, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर आयन के। कॉपर सल्फेट से कौन से आयन बनेंगे बेटा? Cu2+. और पॉजिटिव सल्फेट आयन SO4 बनेंगे ना। ये हमारा इधर वाला पॉजिटिव एनोड है, इधर वाला नेगेटिव कैथोड है। तो इसका मतलब पॉजिटिव पर आपके कौन से जाएंगे? नेगेटिव आयन जाएंगे। अब आप ही बताओ मुझे, आप भी आप बताओ, जल्दबाजी मत करो ना बेटा। मैं एनोड में पूछ रहा हूं, आप सीओ मत बताओ ना। अभी मैं जो पूछूं वो बताते जाओ, आप पहले एनोड को सोल्व करो। अच्छा सर, OH आएगा उसका। हाँ, पिछली बार भी आपने यही मिस्टेक किया था ना, आप जो पूछते जाते हैं वो बताना होता है। देखो इसमें सल्फेट और OH नेगेटिव आयन है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए? सल्फेट और OH में आयन में क्या OH. बताया था बेटा? OH आयन. OH आयन प्रेफर करोगे तो OH का ऑक्सीडेशन होगा, ये जाके इधर ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, वाटर वाला किया तो था। रिएक्शन है तो वही है, एक बार याद कर लोगे तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज एट एनोड। और ऑक्सीडेशन किसका करना है? OH नेगेटिव का। तो वो रिएक्शन याद करो क्या बताई थी? ऑक्सीजन से O2 बनाया था हमने, H पॉजिटिव रखा था, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन रखे थे, तो 1 मोल O2 बनाने के लिए 2 लेना पड़ा था।
ये 1O2 था, ये बैलेंस करने के लिए 2H पॉजिटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े थे, तभी तो हमने बोला था ऑक्सीजन का n फैक्टर 4 आता है। क्लियर? अगेन आ गई ये रिएक्शन। तो इसका मतलब जब कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट ले रहे हो, और एनोड पर क्या मिल रहा है, देखो आपको एनोड पर क्या मिल रहा है बेटा, हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। अब आओ दूसरी साइड, अब बोलो आप कैथोड पर क्या कौन जाएगा दोनों में से? कॉपर। कॉपर। अब हम कॉपर को रखेंगे, तो कॉपर डिपॉजिट होगा, गैस इवोल्व होती है, ये डिपॉजिट होती है, दोनों वर्ड को मिला के हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। यहाँ पर O2 डिस्चार्ज हो रहा है, OH नेगेटिव डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ Cu+2 डिस्चार्ज हो रहा है, और कॉपर की प्लेट डिपॉजिट हो जाएगी। तो बिकॉज क्या हुआ, ये रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि ये है कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन एट कैथोड। तो क्या रिडक्शन होगा, देखो रिडक्शन एट कैथोड, तो कैसा आएगा आपका रिडक्शन एट कैथोड, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा और Cu बन गया। देखो सिंपली कॉपर का इनफेक्टर कितना है, देखो मुझे बताओ, 2 मतलब 2 फैरेड करंट दूंगा तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 1 मोल। 1 मोल, मोल। मतलब 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं यहीं पर। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसा होता चला जाएगा यहाँ पर, एसिडिक। सर एसिडिक होता एसिडिक। जाएगा, क्यों एसिडिक होता जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट क्या रहता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। हाँ, H plus। H प्लस आयन बन नहीं रहे हैं बेटा, OH नेगेटिव आयन कंज्यूम हो रहे हैं, सिंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस consumption of OH negative ion is carried out, so H plus ion are dominant and solution become acidic, मतलब pH डाउन होती जाएगी। तो कॉपर सल्फेट का जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते जाओगे बेटा, वैसे वैसे जो होगा H प्लस आयन जो होगा वो आपका डोमिनेंट होता चला जाएगा, सॉल्यूशन में रहेगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, मतलब पीएच कम होती है जब एसिडिक होता है। इसी पर आप इस तरह का प्रॉब्लम भी तो बना सकते हो। हाउ मच कॉपर इज deposited in same time 22.4 liter at NTP, oxygen is produced during the electrolysis of aqueous copper sulfate solution। देखो बेटा ऐसा प्रॉब्लम दे दिया मैंने, हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड इन सेम टाइम, कौन सा सेम टाइम, 22.4 लीटर एट एनटीपी ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है आपको? कॉपर सल्फेट लोगे तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ऐड करो, तो कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, इधर ऑक्सीजन बनती जाएगी। तो जब भी बेटा ऐसा केस आ जाए, दो एनोड कैथोड अलग अलग रिएक्शन दे रखी हो आपको, देन आपके लिए हिंट क्या है, आप हमेशा इक्विवेलेंट कंपेयर करें, जैसे पहले किया था। आप क्या करो कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर या इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, एनोड इधर है तो इधर ऑक्सीजन आता रहेगा, ये भी याद रहेगा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, जितने ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट इवोल्व होंगे उतना ही कॉपर डिपॉजिट होगा। अब देखो डेटा क्या दे रखा है, ऑक्सीजन का आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट आप इससे निकालो, और ऑक्सीजन का एन फैक्टर पता होना चाहिए भाई आपको, ये मस्ट चीज है। तो इट इज मस्ट फॉर यू, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन पहले बता दो मुझे, मैं यूज करूंगा उसको, कितना लोगे इक्विवेलेंट एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन, 4, यस बेटा हमेशा 4। और एन फैक्टर ऑफ कॉपर कितना लोगे, ये रहा, Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लिया था ना अभी, याद रखा करो, चार्ज से याद आ जाएगा।
2 नहीं हो तो रिएक्शन देख लिया करो, कॉपर +2 आ गया, सिल्वर Ag+ आयन होता तो 1 होता। अब देखो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या फार्मूला होता है इक्विवेलेंट निकालने का? मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो मैं और डिटेल कर देता हूं, जिनको पहले समझ नहीं आया उनको अब आ जाए। इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर, तो ऑक्सीजन के लिए मोल इंटू एन फैक्टर लगा दिए। कॉपर के लिए भी वही फार्मूला होगा, मोल इंटू एन फैक्टर, बेसिक फार्मूला। इक्विवेलेंट एक कैलकुलेशन है, तो उसके लिए फार्मूला कंपटीशन में बहुत फायदेमंद होता है बेटा। 11th में मैं जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वहीं तैयार कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट के लिए। अब इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, अब मोल है तो मोल, ऑक्सीजन गैस है तो वॉल्यूम से निकाल सकते हो। एनटीपी पर हमारे पास फार्मूला होता है, इसका मोल निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एन फैक्टर। तो देखो कितना इजी हो गया, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। अब मोल, इसके मोल में क्या करो, आपको हाउ मच कॉपर अमाउंट चाहिए, तो वेट अपॉन फार्मूला वेट होता है, वो वाला फार्मूला यूज करो ऑफ कॉपर। अब जब यहां पहुंच गए, आपका 11th का मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज और ये नॉलेज हो गया, तो आपका क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया। सारा कुछ आपके पास है। देखो देखो वॉल्यूम दे रखा है, गिवन वॉल्यूम है 22.4, डिवाइडेड भी आ जाएगा बेटा 22.4। एन फैक्टर ऑक्सीजन का याद होना चाहिए 4, वेट हमको निकालना है, फार्मूला वेट 63.5, कॉपर का एटॉमिक वेट, एन फैक्टर कॉपर का 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 हो गया, तो वेट आ गया ना आपके पास। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, एन फैक्टर का यही फायदा है आपको, एन फैक्टर से आप बड़ी जल्दी सोल्व कर पाओगे। ये तो 4 स्टेप बता दिए, जब आप अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा तो आप तो सीधा इसी कॉन्सेप्ट पे आओगे, इस फार्मूले को लगाओगे सीधा। इसके गैस है तो उसके वॉल्यूम से निकालोगे, मेटल है तो वेट से निकाल लोगे इक्विवेलेंट, और कंपेयर कर दोगे, तो 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ किसी को कोई डाउट हो इस न्यूमेरिकल में, No, sir. तो हम इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से हम निकालेंगे। अब एक चीज और, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, तो हमारा ऑप्शन में भी चेंजेस आने लग जाएगी। मैंने ऊपर लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर करता हूं मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करता हूं, लेकिन अब की बार एक चेंज कर देता हूं मैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लेता, प्लेटिनम नहीं लेता, कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लेता हूं। एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate using कॉपर इलेक्ट्रोड। तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो आप, जो ऊपर हमने एक हिंट बताया था, जो मैंने कहा था कि पहले ये टॉपिक करने से पहले 3-4 लाइनें ये याद कर लो, सारे इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं। देखो बेटा, सर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, जाता तो मैं और डाल देता एक्स्ट्रा चीजें इसमें। इससे क्वेश्चन आप करते जाओ, पिछले सालों के उठाओ, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। इवन नीट बेस पे, हाँ थोड़ा एडवांस होता तो कुछ और बता देता, लेकिन आपके लिए इतना सफिशियंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो, अगर आपका कॉपर इलेक्ट्रोड आ गया, अब कॉपर इलेक्ट्रोड आ गया, आप सोचो दोबारा, पढ़ा रहा हूं इतनी देर से वही चीजें, एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या क्या होगा आपके पास? कंपटीशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर से आ गया, और कॉपर सल्फेट में क्या मिलेगा बेटा आपको? Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन। लेकिन अब की बार एक फर्क आ गया बेटा, यहां पर जो एनोड या कैथोड दे दिए कॉपर के दे दिए, तो पॉजिटिव पोल मतलब एनोड भी कॉपर का, नेगेटिव पोल मतलब कैथोड भी कॉपर का। अब अपना रूल याद करो, वो भी अपने आप हो जाएगा आपसे। इन दोनों में Cu और H पॉजिटिव में जो कैथोड पर कॉपर, क्लियर, ओके, कॉपर, ये कॉपर जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। रिएक्शन क्या होगी? क्योंकि हमेशा रिडक्शन होता है कैथोड पर, रिडक्शन एट कैथोड, तो कॉपर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर डिपॉजिट होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस, इधर आओ आप, अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं होता, प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड होता, तो इन दोनों में चूज करते आप, सल्फेट और OH नेगेटिव में किसको चूज करते आप? OH नेगेटिव को। बट अगर Yes, कॉपर आ sir. गया तो मैंने क्या बताया था, किसको चूज करोगे आप? इट्सेल्फ कॉपर को।
इन दोनों को नहीं करना। मतलब यहां पर आपने देना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन करना है। अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होकर Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा। कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें से क्या होगा, इधर से कॉपर टूट टूट के इधर आने लगेगा, और वही कॉपर जो इधर आएगा सर वो इधर चलता जाएगा। हाँ बोलो। सर अगर कॉपर की जगह जिंक होता तो फिर अगर कॉपर की जगह आप ZnSO4 लिखते तो। अगर ZnSO4 लिखते आप, तो उसमें क्या है कि जो जिसका आप ये ले रहे हो ZnSO4 है, तो उसकी जगह जिंक ही लेना पड़ेगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड तो तभी होगा ना कि आयन भी उसी का हो और इलेक्ट्रोड भी उसी का हो। जैसे निकल सल्फेट लोगे तो ये निकल लोगे तभी एप्लीकेबल है, ये अलग अलग एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सर अगर हम जब Zn की इलेक्ट्रोड भी ले लेंगे तब भी Zn टूट टूट कर उस पर जाएगा जैसे नहीं, कॉपर में हो रहा है। वो ऐसा तो मिक्सअप होगा ही नहीं ना। मिक्सअप के कुछ कंडीशनल केस होते हैं, मतलब कंडीशनल केस में बता रहा हूं, अभी आपको उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं मैं। तो उस पॉइंट के पहुंचने के बाद आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो अब आप, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इसका मतलब कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, Cu+2 आयन कैथोड पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इधर क्या टूट के आ रहा है, देखो कॉपर Cu2+ है। Cu। तो इसका मतलब ये एक प्रोसेस है आपका मेटलर्जी का, कि इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनानी हो तो कैथोड पर प्योर कॉपर मिलती है इससे। अगर इस प्रोसेस को यूज कर लिया तो इससे देखो, ये मान लो इम्प्योर कॉपर है, तो कॉपर तो टूट टूट के इधर आता जाएगा ना। यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, H और OH में कोई फर्क नहीं होगा। वो जितना कॉपर इधर आता जाएगा उतना कॉपर इधर चलता जाएगा। तो ये प्रोसेस किस काम आया, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। किससे, तो आपसे यही तो प्रॉब्लम पूछी जाएंगे कि भाई इम्प्योर कॉपर कहां रखोगे और प्योर कॉपर कहां रखोगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। सो प्योर कॉपर डिपॉजिटेड सर एट कैथोड, कैथोड। हाँ बोलो। सर कैथोड पे भी तो दोनों काम हो रहे हैं, जमा भी हो रही है और टूट भी रहा है सर। तो टूट कहाँ रहा है बेटा कैथोड पर, तो कैथोड पे कहाँ टूटा, एनोड पर कहाँ से आ रहा है। एनोड की तो रोड ही जब उसकी है, ये रही एनोड का, एक कॉपर का मैंने ले लिया एक लट्ठा पूरा। अच्छा सर, एनोड का टूट टूट कर जा रहा है हाँ, एनोड। और कॉपर इधर, तो ये वाली रोड धीरे धीरे पतली होती जाएगी आपकी इधर वाले कॉपर की, क्योंकि इधर वाला कॉपर मेल्ट होके इधर आ रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, और यहां वाली कॉपर डिपॉजिट होती जाएगी, तो ये मोटी होती जाएगी रोड इसकी, इसके वाली डिपॉजिट होता जाएगा। ये कॉपर आया क्या, कैसे, इस रिएक्शन को देखो ना अब, ये इस रिएक्शन में क्या हुआ, Cu से किस में डिपॉजिट हुआ है वो, मतलब Cu से ब्रेक हुआ है Cu+2 आयन में, तो ये Cu टूट के तो इधर गया, तो ये मान लो ब्रेक है तो आपका इतना पार्ट टूट के इधर आता गया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो ये फर्क होता है कि इसमें अगर आप कह रहे थे कि सर जैसे जिंक और कॉपर ले लें, जिंक और कॉपर, तो उसका फंडामेंटल फिर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं रहेगा, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका आपका। तो उसमें से फिर हम देखेंगे कैसे दोनों को अलग अलग करके करना पड़ता है उस प्रोसेस को। क्लियर। तो जितने मैंने आपको इसमें, आपको बेटा दो चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। क्या दो चीजें दिमाग में रखनी है, कि अगर आपके पास एनोड और कैथोड है तो हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए, ऑलवेज। अब पॉइंट ये आता है कि आपके पास किसका, अगर एक से ज्यादा स्पीसीज हो जाए तो किसका ऑक्सीडेशन करोगे आप, या किसका रिडक्शन, जो भी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका करना है। तो उसके लिए मैंने ऊपर टेबल दिया आपको, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप याद कर लो कि भैया उसका रीजन तो होता है जो मैंने बताया था, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। आगे चल के और भी कुछ बताऊंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट पार्ट आएगा जब इसका, तो वैसे करना है। और जब भी इसका नोमेरिकल आ जाए, तो जब भी आपको नोमेरिकल करना है, तो नोमेरिकल करने के लिए आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है। जिन चीजों की इंफॉर्मेशन है हाँ बोलो, उनके इक्विवेलेंट कंपेयर कर दो। हाँ बोलो। सर इसमें फिर जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसके बारे में क्या बोलेंगे, लाइक बेसिक एसिडिक। नो नो नो, वो तो न्यूट्रल ही हुआ। देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन गए ही नहीं कहीं, जितना H पॉजिटिव आयन रहेगा उतना ही OH नेगेटिव आयन रहेगा।
तो आपका एच और ओ एच चेंज नहीं होगा तो पीएच भी तो चेंज नहीं होगी ना, तो जितनी Yes. पीएच पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। अब दो टाइप के क्वेश्चन है, देखो चलो यही मैं जो चीज बताना चाहता था वो ना बता के ये बता देता हूँ। दो टाइप के क्वेश्चन है। सपोज आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास ये है कि नेचर बताना है, नेचर ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। एक तो पॉइंट ये आ गया, क्या बताना है आपको, नेचर। तो नेचर में कुछ पीएच आएगी, तो वो कैसे देखोगे आप, इसको ध्यान दो, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट एक साल्ट बना हुआ है, सॉल्ट में ये एनायन है और ये कैटायन है। तो कैटायन आयन कॉपर का है, तो ये जो आया होगा कॉपर के हाइड्रोक्साइड से आया होगा इसको बनाने के लिए, और SO4 एसिड से आया होगा H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है इनमें दोनों में से, तो ये एक्चुअल में क्या है, फिर Acid. आप बोलोगे ना इट इज द सॉल्ट ऑफ, ये सब 11th का पार्ट आ गया ना, अब जो क्वेश्चन आप हम कर रहे हैं, इट इज द सॉल्ट ऑफ, देखो SO4 है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड कॉपर मतलब वीक बेस, ट्रांजिशन मेटल वीक बेस होती है। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, एसिड हुआ, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा सॉल्यूशन। मतलब पीएच कितनी रहेगी, 7 से लेस रहेगी। अब ये सारा 11th वाले क्लास में चलेगी, लेकिन अब 12th की क्लास में आ जाओ। अब मैंने कह दिया इस क्वेश्चन का पार्ट ये कर दिया, पीएच ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अब ऊपर वाले पॉइंट में चले जाओ, कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके करोगे, वो तो स्पेशल केस था जो मैंने नीचे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेके किया था। तो यहां किया था, देखो क्या था आपका, अभी आपने किया ना, ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो क्या बच रहा था सॉल्यूशन में, कंज्यूम क्या होता जा रहा था, OH नेगेटिव, OH. और डोमिनेंट कौन हो रहा था बेटा, H H plus. पॉजिटिव। तो पीएच कैसी होती जा रही थी, डिक्रीज, Acidic. एसिडिक रेंज में जा रही थी। एसिडिक मतलब एसिडिक रेंज में जा रही है, सॉल्यूशन बिकम पहले के कंपैरिजन में एसिडिक हो रहा है, मतलब बेस्ट वर्ड तो ये है, पीएच कितनी होती जाएगी, डिक्रीज। अब आ जाओ, जो अभी मैंने दिया 11th और 12th दोनों को जोड़ दो आप, तो बन गया कंपटीशन का क्वेश्चन आपका, अभी जो किया हमने। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि नेचर ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवाया है, सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो कौन सी नेचर आई थी हमारी, एसिडिक। पीएच कितना था, लेस देन 7। अब अगर मैं कह दूं पीएच ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, तो मैं क्या कहूंगा, पीएच डिक्रीजेस, मतलब मोर एसिडिक होता जाएगा। समझ आ गई दोनों चीजें, कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, पीएच 7 से कम है, लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करोगे तो और कम होता चला जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन डोमिनेंट होते जाएंगे, तो पीएच और डिक्रीज होता चला जाएगा। जितना भी होगा वो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी, जितना भी होगा और डाउन चला जाएगा। क्लियर है दोनों पॉइंट, ये और ये 11th का, ये 12th का, ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस। भाई विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था एसिडिक, वो कितनी भी थी, मान लो 5 थी एसिडिक पीएच, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो वो 5 से और कम होने लगी, पीएच डिक्रीज होने लगी, पीएच 5 से भी नीचे 4 3 2 1 मोर एसिडिक होने लग गया। क्लियर है ये पॉइंट। Yes, sir. दूसरा पॉइंट बेटा, यहां पर अगर कभी भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस आ जाए, हाँ बोलो, सर यहाँ पर तो बिना इलेक्ट्रोलाइसिस के पीएच डिक्रीज होगी, क्योंकि सर CuOH का उल्टा ये बनता जाएगा। क्या, जो आपने अभी जो कंपाउंड बनाया है CuOH का होल ट्वाइस। बेटा वो तो मैं 11th के बेसिक पर आपके चला गया कि कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट किसके बने होते हैं, एसिड और बेस से। वो किस एसिड से बना होगा, कोई भी एसिड, लेकिन कॉपर का एसिड होगा तो वो वीक, जो आपका कॉपर का बेस होगा तो वो वीक बेस होगा, और सल्फेट का एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो तो मैंने कहा है इन दोनों एसिड बेस से शायद ये बना हो कॉपर सल्फेट, सपोज, समझाने के लिए चला गया मैं, तो हटा दो इसको, मत जाओ ज्यादा ज्यादा बेस से, बेस हिलने लगता है तो हटा दो इसको, इस पर आ जाओ। अब यहां से कर लो, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है ना, किसका बना होगा, सल्फेट आयन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का बना होगा। कॉपर ट्रांजिशन मेटल के बेस जो होते हैं वीक बेस का बना होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट से थोड़ी बन रहा है ये कोई।
दूसरा नोट देखो आपका, जब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस हो तो इलेक्ट्रोलिसिस तो करवाई जाती है बेटा, अपने आप नहीं हो रही, आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। बिकॉज आप इसमें क्या करते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी देनी को, पड़ रही है ना सर। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो आप। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो जहां भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो तो डेल्टा जी बेटा पॉजिटिव कर देना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये भी 11th का पार्ट है, डेल्टा जी पॉजिटिव होती है। स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। सॉल्यूशन में भी बताया था मैंने आपको, और जी इज इक्वल टू एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव, तो ये तो अपने आप में पॉजिटिव ही होती है, तो ई सेल जो होगा, तो इसलिए आप बोलोगे ई सेल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलिसिस वाले सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हम करवाते हैं, जबरदस्ती प्रोसेस करवाते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव तो सेल का ई नेगेटिव आएगा। ये बातें ध्यान रख लेना। सर ये अभी कराया फाइनल से कौन से वाला? ये तो मैं ऑप्शन। इस साल थोड़ी कराऊंगा, ये तो 11th में पढ़ते तो करवाता ना, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स, वहां का फार्मूला है डेल्टा सर जी इज इक्वल ईएमएफ टू ऑफ माइनस। सेल अभी कहाँ कराया आपने, मैं उसकी कह रहा था। क्या 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 क्या? ये ईएमएफ ऑफ सेल। ये ईएमएफ ऑफ सेल तो वहां से ले लिया ना, उसके डेल्टा जी के फार्मूले से हमने, कि डेल्टा जी अगर कोई सेल है तो उसकी वोल्टेज होगी कि नहीं होगी, ओके सर। इसलिए मैंने लिख दिया ई सेल। तो डेल्टा जी तो आ जाए, मान लो क्वेश्चन करो तो अटको तो नहीं ना, कम से कम वहां ई आ जाए तो फिर सोचोगे सर क्या, तो ई सेल मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है तो सेल ही तो कर रहे हो ये सारे, ये जो बना रहे थे एनोड कैथोड मिलके बना रहे हैं, सेल ही तो है। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका ई सेल भी हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। सर जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है सर, वो हम यूनिटरी मेथड से भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। उसमें भी फेराडे से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना। उसमें फेराडे लॉ से भी बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फेराडे लॉ से भी बताऊंगा, और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें हम कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं ये चीज देखी हमने। तो सी यू, फिर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ जो चीजें आती जाती है 11th वाली, वो साथ में फार्मूले याद करते जाओ, पढ़ते जाओ साथ साथ में। पिछला टाइम मिले तो पिछले नोट्स निकाल के पढ़ लो। चलो बेटा, नाउ आई एम लिविंग। फिर नेक्स्ट आपका एक तो पेपर डिस्कशन के लिए रह गया, और डीपीपी वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं। ओके बेटा, थैंक यू।